अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 रूल इन द कंट्री साइड को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्रॉप्स फॉर यूरोप और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी पॉलिसी जो कि हम पढ़ भी रहे हैं कि लाई गई एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, कंपनी का रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ही खाली सोर्स था उन दिनों गवर्नमेंट के पास इनकम का, टैक्सेशन का, दैट वाज कम एग्रीकल्चर। तो इस एग्रीकल्चरल सिस्टम में एग्रीकल्चर की कौन सी पॉलिसी, रेवेन्यू सिस्टम या रेवेन्यू पॉलिसीज़ में मुसलसल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, तो उन्होंने मुसलसल यहाँ पे वो मुसलसल तब्दीलें यहाँ पे एग्रीकल्चरल पॉलिसी में, एग्रीकल्चर सिस्टम में लाते रहे। तो उसके बाद जो 18वीं सेंचुरी में एक बहुत ही बड़ी तब्दीली जो हमें देखने को मिली है, इट वाज ए कंप्लीट शिफ्ट। हम या यूँ कहें कि कंप्लीट शिफ्ट था एग्रीकल्चरल पॉलिसी में ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश कॉलोनी का, कि उन्होंने कंप्लीट शिफ्ट यहाँ पे दिखाया हमें कि जो एग्रीकल्चर है उसमें एक नई तरीके की जो पॉलिसी है वो हमें देखने को मिली है पूरी इंडिया के अंदर, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि अब तक जो पहले हुआ करता था एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ और सिर्फ लाइवलीहुड सस्टेन करने के लिए होता था, यानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता था, यानी लोग उतनी ही वही चीज़ें प्रोडक्शन उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, वही क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे जो उनके डे टू डे यूज़ होते थे, उनके लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए या रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाने के लिए, या यूँ कहें कि खाने पीने के लिए जो चीज़ें लोगों को दरकार होती थी वही चीज़ें जो हैं ज़राअत उन्हीं चीज़ों की प्रोडक्शन हुआ करती थी। लेकिन एक मेजर शिफ्ट हमें 18वीं सेंचुरी में देखने को मिला एग्रीकल्चर में, जिसको हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और हिंदुस्तान के अंदर हम इसको कहते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर और क्रॉप्स फॉर यूरोप, इसमें डिफरेंस क्या है वो हम पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्रॉप्स फॉर द यूरोप यानी यूरोप के लिए फसलें उगाई जा रही थी। कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको मालूम है कि 18वीं सेंचुरी में एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली इसका जो मदरलैंड है वो यूरोप यानी इंग्लैंड ही माना जाता है इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब मगरिब में आया, स्पेशली इन यूरोप, तो वहाँ पे वहाँ पर उनको बहुत सारी खाम प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, जो मोस्टली उन दिनों एग्रीकल्चर से ही हासिल होती थी। इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में पूरी यूरोप में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी। स्पेशली वहाँ पे नए रंगीन कपड़े या वगैरह, नई सिलाई की मशीनें वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी तब्दीलियाँ वहाँ पे रुनुमा हुई थी, उनके लिए उनको एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल जो मिलता था वो एग्रीकल्चर से ही मिलता। इसलिए हमें मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर उन दिनों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं पहुंचा था या इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं थी, इसलिए जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती थी वो किस लिए होती थी, वो यूरोप के लिए। दैट इज़ वाई वी कॉल क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब इसीलिए ये जो क्रॉप्स है यूरोप के लिए यहाँ पे उगाए जाते थे, क्योंकि यूरोपियन इंडस्ट्रीज की जो डिमांड थी, यूरोपियन इंडस्ट्रीज की जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये जो कंपनी है इन्होंने यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल सिस्टम चलाया, जिसमें वो क्रॉप्स अब यहाँ पे प्रोड्यूस होने शुरू कर दिए बाय फोर्स और बाय परसिवेशन। तो उसको हम कहते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। By the 18th century, the company realized that it could grow crops which Europe required for commercial purpose। ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि 18th सेंचुरी में कंपनी ने ये सोचा कि अब हम वही क्रॉप्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, हिंदुस्तानियों को बताएंगे कि वही क्रॉप्स आप प्रोड्यूस कीजिए जो हमें यूरोप में ज़रूरत है, जिनकी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत है। Company then tried its best to expand the cultivation of various crops, especially opium and indigo। तो कंपनी ने फिर कोशिश की कि इनकी जो प्रोडक्शन लेवल को एक्सपेंड करने के लिए पूरे नॉर्थ साउथ इंडिया में, कि वही फसलें उगाई जाएं, वही चीज़ों की कल्टीवेशन की जाए जिनको वहाँ पर डिमांड हो। स्पेशली इसमें ज़्यादातर ओफीम और इंडिगो की यहाँ पे खास जिक्र होगा। अगले क्लास में इनकी बात
इनकी डिस्क्रिप्शन या इनके इनकी हम बड़ी खुल के बात करेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ओपियम और इंडिगो के क्यों इस प्रोडक्शन पर क्यों ज़्यादा जोर दिया गया और इसके बुरे नताइज फिर क्या बरामद हुए इंडियन एग्रीकल्चर पर, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना है कि कंपनी ने जो है इसने बहुत सारे एरिया पे जो यूरोप के अंदर जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिन फसलों की ज़रूरत थी या जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, खाम माल की ज़रूरत थी, उसी को प्रोड्यूस करने में यहाँ पे ज़्यादा जोर लगाया। The company persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops like jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Province now in UP, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and rice in Madras. तो इस तरह से कंपनी ने बाय फोर्स और बाय परसुएशन, या तो लोगों को परसुएड किया, मनवाया, इस आमादा किया इस बात पे आप ये चीज़ें प्रोड्यूस करें, या फिर उनको बाय फोर्स किसी जगह पर यहाँ परसुएशन नहीं चली, जहाँ लोग नहीं परसुएड हुए, लोगों ने नहीं माना, तो वहाँ पे उन्होंने फोर्स, मिलिट्री, पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को ज़बरदस्ती ये सारी जो है प्रोडक्शंस यहाँ पे इनको ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा, जो असम का इलाका, वहाँ पे इन्होंने ज़मींदारों को इस बात पे फोर्स किया या परस्यूट किया कि यहाँ पे चाय का प्रोडक्शन करें आप। इसी तरह से बंगाल के अंदर जूट की प्रोडक्शन करें। इसी तरह से यूपी के अंदर, यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आज हम यूपी भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा इलाका था, तो मैंने छोटे से छोटा करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। हालांकि ये परफेक्ट मैप नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फिर गौर से इस चीज़ को देखें। मैप के अंदर शुगर कैन यूपी के अंदर, इसी तरह से पंजाब के अंदर वीट, इन्होंने उनको कहा कि आप वीट यहाँ पे प्रोड्यूस करें। इसी तरह से जो महाराष्ट्र में जाए तो वहाँ पे इन्होंने बाय फोर्स एंड बाय परसुएशन कल्टिवेटर्स को, ज़मींदारों को इस बात पे आमादा किया या ज़बरदस्ती की कि आप वहाँ पे काटन की प्रोडक्शन करें। तो इस तरह से जो है एक शिफ्ट हम देख रहे हैं कि फ्रॉम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरी करने के अलावा अब बिज़नेस की तिजारत के लिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाती है। या यूँ कहिए क्रॉप्स फॉर यूरोप, यानी अब क्रॉप्स फ्रॉम इंडिया टू क्रॉप्स फॉर यूरोप, यानी जो लोग अभी तक जो प्रोडक्शन हुआ करती थी हिंदुस्तान के अंदर, लोग अपने लिए जो प्रोड्यूस करते थे, अब उनको ज़बरदस्ती या फिर परसुएशन के तहत ये कहा गया कि आप अपने लिए नहीं बल्कि यूरोपीय इंडस्ट्रीज के लिए अपने खेतों का इस्तेमाल करें। तो एक बिल्कुल ही बहुत बड़ा शिफ्ट है 18th सेंचुरी में, जिसको हम कहते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप, नॉट क्रॉप्स फॉर इंडिया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नॉन सब्सिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देखने को मिल रहा है। और ये शिफ्ट किन किन क्रॉप्स पे ज़्यादा रहा और कैसे रहा, इंडिगो की डिमांड क्यों थी ज़्यादा और इंडिगो और ओफीम पे ज़्यादा क्यों फोकस किया गया, और जब ये फोर्स्ड इंडिगो कल्टिवेशन हुई या फिर ओपीम या बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन, जो एक डायनामिक शिफ्ट जिसको हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमने देखने को मिला है, इससे क्या फ़ायदा हुआ कंपनी को, यहाँ के खेतों को क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ के कल्टिवेटर्स को क्या फ़ायदा हुआ, और इसके बाद रिलेशंस कैसे रहे यूरोपियन और इंडिया के, ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।